हाय गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस हरिद्वार और आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, हर कोई आजकल ये बात करता रहता है कि इसके जेनेटिक ऐसे हैं, उसके जेनेटिक वैसे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये कितने परसेंट तक मैटर करता है या फिर इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आजकल इसके चक्कर में बहुत कन्फ्यूज़न है। लोग मेहनत कम करते हैं और जेनेटिक्स के बारे में ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, और जब लोग ज़्यादा मसल मास गेन कर लेते हैं तो वो जेनेटिक्स की वजह से अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पाते। तो ये मसला क्या है और इसमें इसको हमें कैसे समझना चाहिए, तो उसके बारे में आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जेनेटिक्स है क्या। देखो, हमारा जो डीएनए होता है उससे हम बने हुए हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आपकी जितनी जनरेशन आगे जाती जाएगी, आपका डीएनए उतना ज़्यादा बेटर हो भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो आपके फोर फादर्स हैं वो कैसे लाइफ स्टाइल में रहे हैं, उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनका मेंटल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। मेनली जो हम आज बात करेंगे वो बॉडी बिल्डिंग और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। वैसे जो जेनेटिक मैटर करते हैं वो सब चीज़ों में मैटर करता है। इतना तक मैटर करता है कि हमारा विज़न कैसा रहेगा। एक जो बाइकर होता है, बाइक चलाने वाला होता है, उसका विज़न कैसा है, वो आने वाली चीज़ों को इधर उधर से स्पीड से जो चीज़ें आ रही है उनको देख के और ऑब्जर्व करके वो किस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, कैसा सोच रहा है, कब वो ब्रेक मार रहा है, कब स्पीड दे रहा है, ये चीज़ भी जेनेटिकली मैटर करती है। तो हर एक चीज़ हमारी बॉडी में जो काम कर रही है वो हमारे जीन से जुड़ी हुई है। बट आज हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में और एनाबॉलिक्स के बारे में कि ये हमारे जीन्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो जो जेनेटिक हमारी चीज़ें होती हैं सब कुछ हमें जीन से मिला हुआ है। हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी बॉडी की शेप, हमारा कलर। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक जो साउथ अफ्रीकन है, एक अफ्रीका का जो है, वो एशिया के जो लोग हैं उनसे अलग दिखेगा। एक जो इंडियन इंसान है वो एक चाइनीज़ से अलग दिखेगा। हम चाइनीज़ की तरह नहीं दिख सकते, ठीक है। उनका जो फेस है, फेस का स्ट्रक्चर है, उनका जो बॉडी का जो टेक्सचर है, जो उनका स्किन का कलर है, वो हमसे डिफरेंट है। यहाँ तक कि जो दो हम इंडिविजुअल होते हैं, हमारी शक्ल भी एक जैसी नहीं हो सकती क्योंकि सबके पेरेंट्स अलग है। बहुत कम केस में जो जुड़वा होते हैं उनकी शक्ल एक जैसी हो सकती है, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस, जब वो बड़े होते हैं या वेट उनका घट बढ़ जाता है तो चेंज हो जाता है। तो जब दो इंसान ही एक जैसे नहीं है तो फिर सब एक जैसे कैसे दिख सकते हैं, कैसे बॉडी बना सकते हैं। जिस तरह हमारा फेस अलग है उसी तरह से हमारी बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है। फेस तो होता है कि 5-6 चीज़ें हमारी दिख जाती है हमको, जिसमें आँख, नाक, कान, मुंह, होंठ आ जाते हैं, तो हम इससे एक आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा इंसान अलग है। बट मसल की भी ऐसी शेप होती है, परफॉर्मेंस भी ऐसा ही होता है। तो हर इंसान हर किसी से अलग है। जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो मेनली हम करते हैं हाइपरट्रॉफी की बात, मतलब कौन कितना मसल साइज गेन कर सकता है, और मसल की शेप की बात। तो वहाँ पे बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। हम कितना मसल मास गेन कर पा रहे हैं वो मैटर करता है, हम क्या डाइट ले रहे हैं। डाइट मैटर करती है कि हमारा डाइजेशन कैसा काम कर रहा है। परफॉर्मेंस मैटर करता है हमारी बोन डेंसिटी कैसी है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप जेनेटिकली इम्प्रूव करोगे। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप कुछ भी इम्प्रूव नहीं करोगे। आपको अपने मन से ये निकाल देना चाहिए कि जो एक इंसान जिसके जीन्स अच्छे हैं बस वही एक अच्छी बॉडी बना सकता है। जिसके जीन्स ठीक नहीं है या अच्छे नहीं है या जीन्स खराब है, जेनेटिक खराब है, तो वो बॉडी नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। देखो, थोड़ा बहुत शेप अलग हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मसल मास ना गेन कर पा रहा हूँ, थोड़ा कम गेन कर पाएगा। बट अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है, अच्छी बॉडी बनानी है, तो उसके लिए आप अपने जेनेटिक्स को नहीं बोल सकते कि जेनेटिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे जेनेटिक्स की वजह से मेरी बॉडी नहीं बन रही है। जब आप एक बहुत बड़े स्टेज तक पहुंच जाओगे, आप नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिया स्टेज तक अगर आप पहुंच रहे हो, वहाँ पे माइनर डिफरेंस क्रिएट करके आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस लेके आ रहे हो, वहाँ पे आप जेनेटिक्स की बात कर सकते हो। बट अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है, स्टेट लेवल का, यहाँ तक इंडिया लेवल का भी अगर आपको कॉम्पिटिशन कॉम्पीट करना है, तो आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सिर्फ आपके जीन्स ने आपका साथ नहीं दिया। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपकी मसल ग्रो करेगी, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर जो दूसरे होते हैं, जैसा कि एक मैं आपको सबसे पहले फैक्टर बताता हूँ, बॉडी टाइप। वो मैटर करता है हमारी बॉडी में कि हमारा बॉडी टाइप कैसा है। जितना जैसा बॉडी टाइप होगा वैसे ही हम मसल मास गेन करेंगे। जैसे कि तीन तरह के बॉडी टाइप होते हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। एक जो एक्टोमॉर्फ होता है उसकी जो बोन जो होती है उसकी बोन ज़्यादा विड्थ चौड़ी नहीं होती, जो उसकी हिप बोन होती है वो छोटी होती है, ठीक है। वो अपने हिप्स पे ज़्यादा मसल मास कैरी नहीं कर सकता, लेग्स पे बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी नहीं कर सकता,
और उसके साथ ये बेनिफिट होता है कि वो ज़्यादा फैट भी गेन नहीं करेगा, वो हाई कैलोरी खाएगा, उसके बाद भी वो उतनी तेज़ी से फैट गेन नहीं करेगा जिस तरीके से एक मेसोमॉर्फ या एंडोमॉर्फ फैट गेन करेगा। तो जो एक्टोमॉर्फ है उसके साथ ये बेनिफिट है कि वो लीन रह सकता है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो हैवी वेट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि वो वेट गेन करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता वेट गेन कर सकता है, बट एक लिमिट तक कर सकता है। एक इंसान जो एक्टोमॉर्फ है हो सकता है वो 70-80 केजी तक जा सके, बट 100 केजी अबव जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत पुश करना पड़ेगा उसको अपने आप को। उसी तरह हम बात करते हैं जो मेसोमॉर्फ हुआ और जो एंडोमॉर्फ हुआ, उनके लिए वेट को गेन करना बहुत ईजी रहेगा, स्पेशली एंडोमॉर्फ के लिए। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, जिनकी हिप बोन भी बड़ी होती है, जिनका शोल्डर विड्थ बड़े होते हैं, शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी दिखते हैं। तो उन लोगों के लिए वेट गेन करना आसान होता है, फैट को गेन करना भी आसान होता है, बट लीन रहना उनके लिए मुश्किल होता है। अगर एक एंडोमॉर्फ की बात करूँ तो एंडोमॉर्फ इंसान 100+ में ईजिली जा सकता है, बट अगर उसको कहा जाए कि वो 70 के अंडर आ जाए, उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो कम से कम मसल भी अगर रखेगा तब भी उसकी बॉडी का जो वेट रहेगा 80 केजी तक रहेगा। आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और जो एक हम बात करते हैं जो बीच में होता है, जो ना तो जो वेट भी गेन कर सकता है और लीन भी हो सकता है, वो होता है मेसोमॉर्फ। जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो वेट गेन भी कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं, उनको एथलेटिक बोला जाता है। उनका परफॉर्मेंस दोनों के हिसाब से फैट लॉस में और वेट गेन में दोनों से थोड़ा थोड़ा बेटर होता है। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप अगर एक्टोमॉर्फ हो तो आप वेट गेन नहीं कर पाओगे। अगर आप हार्डवर्क करोगे आपका वेट गेन होगा। बट बात करें स्टेज की, अभी आने वाले टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि एनाबॉलिक आपको कैसे इफेक्ट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या रोल है। तो बात करें अगर हम स्टेज की तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैटर करता है, बट आपको अगर पर्सनली अच्छी फिजिक बनानी है तो उसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, बॉडी शेप भी मैटर करती है इसमें। बॉडी शेप का मतलब हुआ हमारी मसल की एक शेप होती है। अलग अलग बॉडी बिल्डर्स आप देखोगे, अलग अलग बॉडी बिल्डर्स की अलग अलग शेप होती है। किसी का बाइसेप्स इंसर्शन छोटा होता है, किसी का लॉन्ग होता है, किसी का लेग्स की जो मसल होती है वो उसका सेपरेशन अच्छा दिखता है, अलग दिखता है, किसी का दूसरे तरीके से दिखता है। ऐसे ही एब्स का होता है, किसी के एक साइड में 2 एब्स विजिबल होते हैं, किसी के इजीली 3 विजिबल होते हैं, किसी के 4 विजिबल होते हैं। आप नोट करो, आपको एक वीडियो मैं दिखा दूंगा, जो लोग अफ्रीका में रह रहे हैं उनके जेनेटिक देखो, आप उनके जीन्स देखो, वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, क्योंकि पूरी दुनिया ने उन पर राज किया है, उनको लाखों साल तक गुलाम की तरह व्यवहार कराया गया, उनको फोर्स किया गया है फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो आज रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि उन लोगों के लिए मसल मास गेन करना, एथलेटिक परफॉर्मेंस में आना बहुत ईजी हो गया है। आप देखोगे ज़्यादातर जो स्प्रिंटर हैं या बॉडी बिल्डर्स भी हैं, ये ब्लैक कम्युनिटी से आते हैं, तो अब उनको वो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है। आप कुछ वीडियो जो देख रहे हो, आप वीडियो में आप देख लो, ये जो बंदा है ये किसी गांव का, विलेज का रहने वाला है और ऐसी जगह का रहने वाला है जहाँ पे ना तो इसको वेट मिल रहा है, ना हो सकता है इसको पूरी तरीके से डाइट मिले। बट आप बॉडी देखो, बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, मसल मास इसके अंदर कितना है। तो अगर हम इसको कंपेयर करने लगे किसी एशियन से जो कि किसी गाँव में रह रहा है, उससे कंपेयर करने लगे जहाँ पे न्यूट्रिशन की आज करंट टाइम में भी प्रॉब्लम चल रही है, करंट टाइम में भी पूरा न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो इनकी बराबरी कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लिम्ब लेंथ। लिम्ब मतलब आपके जो हाथ पैर है, इनकी लंबाई चौड़ाई भी मैटर करती है जेनेटिकली, कि आप कितना वेट उठा सकते हो। जिसके हाथ जितना लंबा होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर वेट को उठाना उतना मुश्किल होगा। आप सोच के देखो कि अगर लीवर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और वेट दूर लगा हुआ है, तो जितना लीवर से वेट दूर है उसको उठाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, जो मिस्टर ओलंपिया की जो हिस्ट्री है, जो लोग 5'8" से 5'10" के बीच में है, 5'7", 5'10", उनका मसल मास बहुत ज़्यादा है और उनके लिए कंपटीशन जीतना भी बहुत ईजी रहा है। जो लोग 6'2", 6'3" के पार चले जाते हैं, उनके लिए फर्स्ट प्लेस लाना और कंपटीशन विन करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लिम्ब लेंथ होती है ये मैटर करती है कि हम कितना मसल मास कैरी कर सकते हैं, कितना वेट उठा सकते हैं। इसी तरह एक फैक्टर होता है टेंडन इंसर्शन। हमारी बॉडी में टेंडन अलग अलग जगह पे जाके इंसर्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें बाइसेप्स का, आपको एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है मेरे बाइसेप्स का टेंडन
इस जगह पे इंसर्शन हो, या हो सकता है इससे आगे इंसर्शन हो। तो ये चीज़ मैटर करती है। जितना लंबा हमारा टेंडन होगा, हमें मसल की वैल्यू उतनी बड़ी दिखेगी, उतना ही ज़्यादा वेट उठाना हमारे लिए मुश्किल और ईजी होगा। तो टेंडन की लेंथ भी मैटर करती है। बॉडी में हर जगह, हर जितनी भी मसल है, सब में टेंडन लगे हुए हैं, और वही टेंडन रिस्पॉन्सिबल है हम कितना वेट उठा रहे हैं, क्योंकि एज से वही खींचता है। ठीक है, जब टेंडन खींचेगा तभी आप वेट उठाओगे। तो टेंडन इंसर्शन को हम पता नहीं लगा सकते। जब हम परफॉर्म करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ही हमको पता लग पाएगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ हमारा GTO, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट आप इतना कॉमनली समझ लो कि एक सेंसरी सिस्टम हमारे टेंडन्स में लगा हुआ है। हमारे मसल के अंदर एक सेंसरी सिस्टम लगा हुआ है जो हमको बोलता है कि ये वेट हमारे लिए अब मुश्किल है, इससे ज़्यादा हम नहीं उठा सकते, या फिर जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं इससे ज़्यादा स्ट्रेच हम नहीं कर सकते। तो हमारे माइंड को वो एक सिग्नल भेजता है कि इससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेच करोगे या इससे ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है। और जितना बेटर, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा गोल्जी टेंडन ऑर्गन काम करेगा, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के सेंसर काम करेंगे, हमारे मसल के न्यूरॉन काम करेंगे, और हम उतना ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। तो ये भी जेनेटिकली सब में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हुआ हमारा मसल फाइबर टाइप। मसल फाइबर टाइप, हमारी बॉडी में 3 टाइप के मसल होते हैं: स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच एंड वेरी फास्ट ट्विच। शॉर्ट में बताऊं तो जो 3 टाइप के अलग अलग मसल फाइबर हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की, वो अलग होती है। फास्ट ट्विच वाले बहुत तेज़ी से जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका साथ देंगे। जैसे कि आपको लॉन्ग जंप करनी है, आपको हाई जंप करनी है, आपको क्विक रिएक्शन करना है। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ में स्पेशली आपका ध्यान, आपको ज़्यादा साथ देते हैं। तो जो फास्ट ड्यूरेशन वाले, जो हमारे फास्ट ट्विच जो मसल फाइबर है, वो फास्ट चीज़ों के लिए बने हुए हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर स्लो काम करने के लिए बने हुए हैं, जैसे कि मैराथन रनिंग करनी, जैसे एंडुरेंस एक्टिविटी करनी, ट्रेडमिल पर ज़्यादा देर तक भागना। तो अलग अलग तरह के मसल फाइबर हैं। ये मसल फाइबर हमारे लिए डिसाइड करते हैं कि हम बहुत फास्ट काम कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, बहुत तेज़ भाग सकते हैं या नहीं भाग सकते, ज़्यादा वेट उठा सकते हैं या कम वेट उठा सकते हैं। तो ये भी हमें डिफरेंट होता है। जेनेटिकली इस चीज़ में हमारा डिफरेंस पाया गया है। और पेरेंट्स का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। अगर किसी के पेरेंट्स पहले स्पोर्ट्स में रहे हैं, या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, और आपके जो आने वाली जनरेशन होगी उसको इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आपका एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ का उनको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो आपसे ही बने हैं। तो पेरेंट्स की क्या हेल्थ हिस्ट्री रही है, ये भी मैटर करती है कि हम जेनेटिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और बात मेन आती है हमारी कि हमारी कार्डिक हेल्थ कैसी है। कार्डिक हेल्थ मैटर करती है हमारी। अगर हमारा हार्ट ही ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, तो हम कैसे कार्डियो वर्कआउट या फिर वेट ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। ये चीज़ भी जेनेटिकली मैटर करती है। अगर किसी का जेनेटिकली कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बेटर है, तो वो जितनी भी कार्डिक एक्टिविटी होती है और वेट ट्रेनिंग की एक्टिविटी होती है उसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर किसी के घर में डिजीज़ की हिस्ट्री है, जैसे कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की जिसकी घर में हिस्ट्री है, तो उसको भी हाई ब्लड प्रेशर शुरुआत से होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस है और वो एक्सरसाइज करेगा, तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। या फिर वो अगर वेट गेन करेगा, तो वेट गेन होने के साथ साथ उसको हार्ट डिजीज़ के या कोलेस्ट्रॉल के जमने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह जेनेटिक जो होते हैं हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। आप चाहे वेट ट्रेनिंग करो, चाहे आप कार्डियो एक्सरसाइज करो, चाहे आपकी स्किन का टेक्सचर हो, चाहे आपकी मसल की बेली हो, कोई भी चीज़ हो, ये सारी चीज़ें हमें अपने फोर फादर्स से मिलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और इन चीज़ों से मैटर करता है कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक कि एक इंसान का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी जेनेटिकली मैटर करता है। अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कॉन्स्टिपेशन की, डाइजेस्टिव इश्यूज़ की, तो उसको भी चांसेस रहेंगे इसके। तो जब वो ज़्यादा फैट खाएगा, ज़्यादा प्रोटीन खाएगा, उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किडनी में स्टोन की हिस्ट्री है तो किडनी में स्टोन के चांसेस रहेंगे। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के चांसेस रहेंगे। तो जेनेटिकली इसलिए बोलते हैं कि ये चीज़ें हमको इम्पैक्ट करती है। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने आप को जेनेटिक प्रॉब्लम आने के बाद, मतलब ऐसी कोई हिस्ट्री आने के बाद भी आप अपने आप को बूस्ट करते हो तो आप उस चीज़ से निकल सकते हो। डिफरेंस सिर्फ आता है जब आप एक बहुत बड़े स्टेज पे होते हो, जब आपका टारगेट बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे आपका कोच आपको गाइड करेगा कि अगर जेनेटिकली आपकी बॉडी में कोई चीज़ है जो आप पुश नहीं कर पा रहे हो आपको, तो उसको थोड़ा बेटर करना है या उसको थोड़ा सा हाइड करना है, तो वो कैसे उसको आपको बेटर करे या फिर उसको हाइड करे।
अब बात करते हैं कि एनाबॉलिक्स आपकी जेनेटिक्स को कैसे बूस्ट करते हैं। देखो, जब हम एनाबॉलिक यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन सारे अपने पीक परफॉर्मेंस पे काम करते हैं। तो जेनेटिकली जो चीज़ आपकी बॉडी में बेटर है, बॉडी उसको अपने आप पुश करती है। अगर एग्जांपल देता हूँ, जेनेटिकली आपकी बोन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बोन डेंसिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा वेट उठा सकते हो। अगर आप एनाबॉलिक्स पे रहोगे तो आप एक बहुत अच्छे पावर लिफ्टर बन सकते हो। जेनेटिकली अगर आपकी मसल की बेली फुल हो सकती है, बिग बेली है, जैसे कि फिल हीथ की देखी गई है, तो अगर जेनेटिकली आपकी मसल की बेली बड़ी है, ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर करती है, ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर करती है, तो आप ज़्यादा ह्यूज दिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जेनेटिकली आपको इम्पैक्ट करती है एनाबॉलिक जब आप यूज़ करते हो। और यहाँ तक कि जब साइड इफेक्ट हो अगर एनाबॉलिक के हो, वो भी जेनेटिकली मैटर करते हैं कि आप कितने उनको झेल पाओगे, कितना आप उनको बियर कर सकते हो। अगर आप कोई भी साइकिल यूज़ कर रहे हो और साइकिल यूज़ करते हुए आपके किसी भी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो जेनेटिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ मैटर करती है कि आप उसको कितनी देर तक झेल सकते हो। जो लोग टीआरटी पर रहते हैं या फिर जो कंटिन्यू एनाबॉलिक यूज़ करते हैं, उनके ऑर्गन जो होते हैं उनकी एक हिस्ट्री होती है, जेनेटिक हिस्ट्री एंड हेल्थ हिस्ट्री। उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक यूज़ कर सकता है। अगर ऑलरेडी किसी का हार्ट वीक है या फिर हार्ट हेल्थ की हिस्ट्री है, ख़राब हिस्ट्री है, उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट में। जैसे ही वो एनाबॉलिक यूज़ करेगा, उसकी बॉडी में, उसके हार्ट में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्लाक जमना स्टार्ट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी का लंग्स में प्रॉब्लम है, हिस्ट्री है, हेल्थ हिस्ट्री है या जेनेटिक हिस्ट्री है, उसकी जेनेटिकली लंग्स वीक है, तो जब वो यूज़ करेगा, जैसे क्लिनब्यूटेरॉल यूज़ करेगा, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बॉडी में शिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसका बॉडी का टेम्परेचर और उसको आउट ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। तो आप जेनेटिकली कैसे हो, उसके हिसाब से ही आपका साइड इफेक्ट मैनेज होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। जब भी आप कोई भी चीज़ में, स्पेशली एनाबॉलिकली अपने आप को बूस्ट कर रहे हो, या फिर विदाउट एनाबॉलिक भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो, तो एक अच्छे कोच का होना जरूरी है। अगर उसको इस चीज़ की परख है, इस चीज़ की नॉलेज है, तो वो आपको बूस्ट करेगा और पॉजिटिवली करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जेनेटिकली ख़राब है या कोई बहुत अच्छा है। देखो, हर किसी के अंदर पॉजिटिव निगेटिव रहती है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ना है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ के उन पे वर्क करना है। वीकनेस की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे कि किसी की हाइट है, अगर किसी की जेनेटिकली हाइट नॉर्मली उसकी 5'8" है और उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो वो उसके बारे में सोच के इतना निगेटिव हो जाएगा कि उसको जो 5'8" में जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो आप इतना निगेटिव भी मत हो जाओ इन चीज़ों के चक्कर में। आप अपने आप को धीरे धीरे बूस्ट करते रहो और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे हैं और दूसरा कैसे है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप अपने आप को उसमें इम्प्रूव करो। आप किसी से अपने आप को कंपेयर ना करो। ये जो कंपटीशन है आपका खुद से ही है। अगर आप एनाबॉलिक यूज़ करते हो तो आप कहीं ना कहीं तो बूस्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ खराब होती है। हो सकता है आप एक्टोमोर्फ हो, कोई बात नहीं, एक्टोमोर्फ हो, आप ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर सकते, बट आपकी मसल की बेली अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी मसल की बेली फुल दिखे। आप अगर 75-80 kg के बॉडी बिल्डर हो तो उसमें भी आप ह्यूज दिखो। तो आज का टॉपिक यही था, और अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।